नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 11 की एग्रीकल्चर की क्लास में। पिछली क्लास में आप सभी को पता है कि हमने पौधों की प्रदीप्ति अवधि के बारे में बात किया था कि किस पौधे को कितनी आवश्यकता होती है, और शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और दिवस निष्प्रभावी पौधे, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा आप सभी से कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में यस करना, और जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक किया होगा, कमेंट्स किया होगा, उन्हीं को नोट्स उनके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी कर देंगे। हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए बात करते हैं मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें नंबर 2 हमने बात कर रहे हैं वायुमंडलीय तापमान के बारे में। किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता जो इसकी आणविक गतिविधि के विस्तार द्वारा निर्धारित होती है, एक तापमापी द्वारा मापी जाती है, जिसे तापमान कहते हैं या फिर तापमान कहलाती है। समझ रहे होंगे इस बात को, और आपको समझ में आ भी रहा होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले भी इसको। तो किसी पदार्थ की यदि गर्मी की बात करें या उसकी शीतलता की बात करें, तो जिस गर्मी या शीतलता या फिर उसके टेम्परेचर को हम जिसके द्वारा माप रहे हैं उसे तापमापी, और जो टेम्परेचर है उसे हम तापमान कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए इनको एक बार। सब पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि वायुमंडलीय तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य विकिरण है। यानी कि वायुमंडल का तापमान जो होता है वो सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती है उस पर निर्भर होता है, और मुख्य स्रोत वही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल की बाहरी सीमा आने वाले सौर विकिरण लगभग समान होते हैं, परंतु पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले विकिरण अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं और वायुमंडल में बादलों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। पॉइंट कहना चाह रहा है कि वायुमंडल की बाहरी सीमा यानी कि पृथ्वी की तरफ आने वाली जो सौर विकिरण है वो लगभग कैसी होती है, समान होती है, परंतु पृथ्वी की सतह पर तक पहुंचने वाली विकिरण क्या होती है, देखिए ऊर्जा जो होती है वो समान होती है, लेकिन जो किरणें होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती हैं। क्योंकि वायुमंडल की में अनेक परतें होती हैं, उन परतों के बीच में से किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो ऑफकोर्स वो क्या होगी, परिवर्तनशील होगी, और वायुमंडल में बादलों की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि बादल किस प्रकार से हैं उस पर निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पर, कि ध्यान दीजिएगा और साथ में लिखते हुए चलिएगा। फिर से कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ। तो इस प्रकार वायु गर्म होकर हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है, आसपास एवं ऊंचाई की वायु को गर्म करना शुरू करती है, और वायुमंडल का तापमान क्या होता है, इससे बढ़ने लगता है। इसी कारण से अधिकांश दिन का अधिकतम तापमान लगभग 2 बजे होता है, जबकि सौर विकिरण दोपहर 12 बजे के आसपास अधिकतम होती है। दिन में न्यूनतम तापमान सूर्य उदय के ठीक पहले होता है, सूर्य उदय के बाद में तापमान जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला, तापमान का कृषि पर प्रभाव क्या, यानी कि टेम्परेचर हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर क्या प्रभाव डालता है। तो नंबर 1 पॉइंट, कृषि का प्रत्येक तापक्रम से प्रभावित होता है। कृषि लगभग सभी टेम्परेचर से क्या होती है, प्रभावित होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कृषि में बीज अंकुरण से लेकर फसल कटाई, गहाई, औसाई एवं भंडारण तक उचित तापक्रम की आवश्यकता हमें होती है। उसके बाद में प्रत्येक फसल पौधे की वृद्धि के लिए, विकास के लिए निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। न्यूनतम से कम और अधिकतम से अधिक तापमान होते ही फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान के मध्य तापमान जिस पर पौधों की वृद्धि अधिकतम होती है उसे इष्टतम तापमान या फिर इष्टतम तापमान कहलाता है। अब देखिए और पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि इस न्यूनतम तापमान या इष्टतम तापमान व अधिकतम तापमान बिंदुओं को वृद्धि बिंदु कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन पूछे जाने वाला पॉइंट। अब देखिए शीतकालीन या सर्दी में इष्टतम तापमान होता है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर
25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और ग्रीष्मकालीन या गर्मी में हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, तापमान निम्न प्रकार से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है पौधों की वृद्धि को टेम्परेचर? तो नंबर 1 आता है जैविक क्रियाएं। क्या आता है? जैविक क्रियाएं। तो तापमान में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर जैविक क्रियाओं की गति क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। इसे तापमान गुणांक कहते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिस टेम्परेचर पर पौधों की वृद्धि अधिक होने पर जैविक क्रिया की गति दोगुनी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो तापमान गुणांक कहते हैं। और कितनी टेम्परेचर पर यह वृद्धि और जैविक क्रिया की गति दोगुनी होती है? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अब देखिए, एक सीमा के बाद में क्या होता है कि तापमान बढ़ने लगता है, जैसे कि जैविक क्रियाओं की गति क्या होती है? कम होने लगती है। यहाँ पर और बात नहीं जुड़ी है कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा जैविक क्रियाओं की गति जो होगी उनमें कमी आने लगेगी। ठीक है। अब आता है CO2 उद्ग्रहण। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें होता है विद्यार्थियों, CO2 उद्ग्रहण एक निश्चित समय पर ताप बढ़ने पर CO2 उद्ग्रहण क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अधिक तापमान पर रंध्रों के एवं पर्णमध्यतकों के प्रतिरोध से CO2 उद्ग्रहण क्या होता है? घटता है। अगला देखिए, किण्वन क्रियाएं। नंबर 3, किण्वन क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं? तो कार्बनिक यौगिकों के अपघटन करने वाले अपघटों या किण्वकों की क्रियाशीलता को तापमान के साथ लगातार बढ़ती हैं। इसे किण्वन क्रियाएं या फिर इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं उनको किण्वन कहते हैं। ठीक है। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर। एक निश्चित सीमा तक ताप बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। 30 डिग्री से अधिक तापमान पर अपर्याप्त CO2 के कारण संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, क्लियर होगा। अब देखिए 5वां, प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास। उचित ताप पर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। जैसे उचित मिनिमम टेम्परेचर होगा या अच्छा टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, तो उस ताप पर क्लोरोप्लास्ट जो होगा उसका निर्माण होता है। कम तापमान क्लोरोप्लास्ट के विघटन से पत्तियां क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती हैं। पीली पड़ने का कारण क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट की कमी या उसका फिर विघटन। ठीक है। अब आता है नंबर 6, वृद्धि तत्वों। वृद्धि तत्वों में क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि इष्टतम ताप पर ऑक्सी जिब्रेलिक साइटोकाइनिन की सक्रियता बढ़ती है जबकि एब्सिसिक अम्ल की सक्रियता घटती है। जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग से अधिक तापमान में प्रतिरोध उत्पन्न बाधाकारी प्रभाव दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है विकास पर प्रभाव। नंबर 7 है विकास पर प्रभाव। कैसे? देखिए, कम ताप पर अधिक समय अंकुरण में लगता है। खरीफ की फसलों के लिए अंकुरण है तो 28 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप उचित होता है। गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप उचित होता है। क्लियर होगा। अब देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता क्या कह रही है, समझिएगा इस बात को। सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। कौन सी आर्द्रता कैसे कहते हैं? तो सामान्यतः वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, जल का भाप बनकर उड़ना या फिर वो भाप बनती है उसे जलवाष्प कहते हैं। तो जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल में इसका मुख्य स्रोत मृदा सतहों और जल निकायों से वाष्पन द्वारा तथा वनस्पतियों से स्वेदन द्वारा प्राप्त नमी होती है। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले आती है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होता है? छाले आ रखे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, फिर भी ठीक है। देखिए यहाँ पर वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। किसे कहते हैं? वायुमंडल में निश्चित आयतन पर यानी कि मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम जो आर्द्रता उपस्थित होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम घन सेमी या ग्राम या फिर घन मीटर या ग्राम या घन फीट में दर्शाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आती है सापेक्ष या अपेक्षिक आर्द्रता। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें होता है किसी निश्चित आयतन पर
किसी निश्चित आयतन पर, यहाँ पर तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता तथा उसी ताप की वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को साथ अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा उसी ताप वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपेक्षित आर्द्रता प्रतिशत बराबर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा अपन वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अपेक्षित आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट समझिए कि जल वाष्प या फिर जल संबंध, यहाँ पर अपेक्षित आर्द्रता पौधों की वृद्धि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करती है। शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता की कमी के कारण पौधों से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। दूसरा है पर्णवृद्धि। पर्णवृद्धि में क्या होता है कि अधिक अपेक्षित आर्द्रता के कारण कोशिकाओं का स्फीत दाब अधिक रहता है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास कम होता है, यानी कि उसकी जो जल वाष्प द्वारा जल का जो निष्कासन होता है वो कम होता है। अतः आर्द्र क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों की तुलना में पौधों की पत्तियों का आकार अधिक रहता है। क्लियर होगा, और आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है इसमें? इसमें होता है जब शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता, जब शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता कम होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल का ह्रास अधिक होता है और पौधों में जल की कमी हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। परागण, यदि मृदा नमी पर्याप्त हो तो औसत रूप में कम अपेक्षित आर्द्रता परागण को बढ़ाकर बीज जमाव को बढ़ाती है। अब देखिए उपज को कैसे प्रभावित करती हैं। तो बहुत अधिक या बहुत कम अपेक्षित आर्द्रता पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होती है। उपज के साथ आर्द्रता का ऋणात्मक संबंध होता है। अधिक आर्द्रता से परागण कम होता है और कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ता जाता है। आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो। हम कल जल वाष्प संघनन के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। थैंक यू।